Assalamualaikum everyone. In this video, we will be discussing eczema, scabies, psoriasis and dermatitis herpetiformis. डर्माटोलॉजी पे हम 3 वीडियोस करेंगे। ये पहली वीडियो है। आप लोग जो है वो दूसरी और तीसरी वीडियो भी जो है वो सर्च करके देखना, ये आपका डर्माटोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। डेविडसन से जो है वो मैंने इसका सारा मटेरियल लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि जो लीजन्स आपके पास जो है, जो डिजीज़ आपके पास प्रोराइटिस के साथ जो है वो प्रेजेंट कर सकती हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है डर्माटाइटिस herpetiformis, या आपने जो है वो जीआईटी के चैप्टर में भी हमारे साथ कवर किया है। डर्माटाइटिस herpetiformis, इसमें आपके पास क्या कंप्लेंट होगी, क्या साइंस होंगे? इचिंग की कंप्लेंट होगी, वेजिकल्स जो है वो पेशेंट को बने हुए होंगे स्किन के ऊपर, एंड जो उसकी लोकेशन आप देखो वेजिकल्स की, तो एक्सटेंसर सरफेस होगी। डर्माटाइटिस herpetiformis में एक्सटेंसर सरफेस इन्वॉल्व होती है। सीलिएक डिजीज़ के साथ इसका मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। हो भी सकती है इनको सीलिएक डिजीज़, और हो सकता है कि सीलिएक डिजीज़ के बगैर हो ये, बट जब आप इनकी इंटेस्टाइनल बायोप्सी करेंगे तो विलस एट्रोफी आपको जो है वो ऑलमोस्ट सब पेशेंट्स में जो है डर्माटाइटिस herpetiformis वालों में मिलती है। पीछे पैथोफिजियोलॉजी हम डिस्कस नहीं कर रहे, बहरहाल वो आईजीए मीडिएटेड डैमेज जो है वो सारा सेम है इसमें। जब आप बायोप्सी करोगे वहाँ पे भी आपको आईजीए के डिपॉजिट्स मिलेंगे। खैर, वर्कअप आपने करवाना है सीलिएक डिजीज़ का। जब भी आपको डर्माटाइटिस herpetiformis मिल रहा है किसी पेशेंट में, आप जो है उसमें एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडीज़, एंटी एंडीमीजियल एंटीबॉडीज़, दीज आर द मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक विद द सीलिएक डिजीज़। बट बाकी भी होती हैं एंटी ग्लाइडिन, एंटी रेटिकुलिन, एंड डेफिनेटिव डायग्नोसिस आपका इंटेस्टाइनल बायोप्सी पे होगा, जिस पे आपको विलस एट्रोफी मिलेगी। एंड द ट्रीटमेंट इज़ ग्लूटेन फ्री डाइट। और एंड अगर ग्लूटेन फ्री डाइट से ठीक नहीं होता डर्माटाइटिस herpetiformis, तो फिर आप डेप्सोन्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो स्किन बायोप्सी पे आपके पास आईजीए डिपॉजिट्स इन द पेपिलरी डर्मस, ये डर्माटाइटिस herpetiformis में मिलते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ जो आपके पास इंटेंस इचिंग के साथ प्रेजेंट करती है वो है स्केबीज। स्केबीज में जो लोकेशन इन्वॉल्व होती है वो है एक्जिला, ग्रोइन एंड इंटरडिजिटल वेब्स। हेड एंड स्कॉल को छोड़ के ये पूरी ही बॉडी को इन्वॉल्व कर रही होती है बेसिकली, लेकिन ये कुछ है जहाँ पे इंटेंस इचिंग होती है। फेस एंड स्कॉल को एक्सक्लूड करती है ये। एंड इसमें ब्रोज बनते हैं। ठीक है, ब्रोज क्या होता है? लाइक जहाँ जहाँ जो है वो इच माइट जो होती है, वो सार्कोप्टेस के भी जो है ब्रो करती है, वहाँ पे जो है वो मार्किंग्स बनी हुई होती हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट इसका सिंपल है, परमेथ्रिन 5% और लेंडेन और मैलाथायोन, इनमें से कोई भी क्रीम यूज़ की जा सकती है। 2 टाइम्स 2 वीक्स अपार्ट ये आपने यूज़ करनी है। एक्सक्लूडिंग हेड, पूरी बॉडी पे इसको जो है वो लगाना है ऑल फैमिली मेम्बर्स ने। और फिर जो है ओवरनाइट जो है उसको लगा के रखना है, नेक्स्ट डे जो है वो शॉवर ले लेना है। ठीक है, अगर इसे ठीक नहीं हो रहा, रिफ्रैक्टिव डिजीज़ है, तो फिर आइवरमेक्टिन जो है वो यूज़ की जा सकती है ओरली, जो रेयरली यूज़ होती है। बाकी परमेथ्रिन 5% आपने याद रखना है। ये जो है वो स्केबिसाइडल होती है, लोशन होते हैं ये बेसिकली तीनों। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज़ जो आपके पास इचिंग के साथ आ सकती है वो है एटॉपिक एक्जीमा। इसमें आपने देखना है कि लोकेशन जो है वो फ्लेक्शर्स हैं। ठीक है, हमने डर्माटाइटिस herpetiformis में क्या पढ़ा है? एक्सटेंसर सर्फेसिस इन्वॉल्व थी, यहाँ पे फ्लेक्शर्स हैं। देयर विल बी पॉजिटिव हिस्ट्री ऑफ एटोपी, लाइक हे फीवर हो सकता है, एस्मेटिक हो सकता है, या और एटोपी की फैमिली हिस्ट्री या पर्सनल हिस्ट्री पॉजिटिव हो सकती है। थिक स्किन, ये जो है थिक स्किन यानी एकेंथोसिस जो है ये आपके पास, या लाइक एविनिफिकेशन जो है ये क्रोनिक एटोपिक एक्जीमा का साइन है। हाइपोपिगमेंटेशन या हाइपरपिगमेंटेशन, ये भी क्रोनिक का साइन है। नेक्स्ट डिजीज़ हमारे पास है सोरियासिस। सोरियासिस आपके पास स्केल, सोरियासिस एक्सटेंसर। ठीक है, एक्सटेंसर सर्फेसिस को इन्वॉल्व करता है, एंड इसमें जो है वो स्केल्स बनते हैं, सिल्वरी स्केल्स।
ठीक है, एंड प्लैक्स बनते हैं। ऑस्पिट साइन इसमें पॉजिटिव होता है। व्हाट इज ऑस्पिट साइन? व्हेन यू रिमूव अ प्लैक इट विल रिजल्ट इन पिन पॉइंट ब्लीडिंग एट दैट साइट, तो ये ऑस्पिट साइन होता है। नेल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है डर्माटोलॉजी की, बहुत कम डिजीज इसमें नेल की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो एक उसमें से सोरियासिस है। और जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी आपने स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस में इसकी सब टाइप जो है वो पढ़ी होगी। ठीक है, तो ये चार डिजीज़ हैं जिनको आपने डिफरेंशिएट करना है। अगेन मैं इनके साइट्स और डिफरेंशिएटिंग पॉइंट जो है वो डिस्कस कर देता हूँ, फिर हम इनकी जो है वो ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। डर्माटाइटिस herpetiformis विल इन्वॉल्व extensor surfaces and it might be associated with celiac disease. Scabies will involve axilla groin interdigital webs. Atopic eczema will involve flexures and psoriasis will involve extensor surfaces. Atopic eczema का हमारे पास क्राइटेरिया भी है, ये भी आपके क्वेश्चन में आया हुआ है। क्राइटेरिया क्या है? एच, ये हर पेशेंट में होगी, +3 ऑफ द फॉलोइंग, इन 5 चीज़ों में से 3 चीज़ें विद एज अगर प्रेजेंट कर रही हैं तो होगा। स्किन क्रीजेस की इन्वॉल्वमेंट, लाइक चीक्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है बच्चों में। हिस्ट्री ऑफ एटोपी, अगर एडल्ट है तो उसमें पर्सनल हिस्ट्री, और अगर बच्चा है तो उसके अंदर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो सकती है, फर्स्ट रिलेटिव के अंदर, ब्लड रिलेटिव जो होता है उसके अंदर। ठीक है, जीरोडर्मा या ड्राई स्किन हो सकती है। एंड ऑनसेट बिफोर 2 इयर्स जो है, ये भी ये भी आपका एक जो है फीचर होगा इसके अंदर से। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्लेक्चरल सर्फेसेस लाइक एल्बोज हैं वगैरह वगैरह, ये जो है वो इन्वॉल्व हो सकती हैं, तो ये एक पॉइंट बनेगा आपका। अगर हम जनरलाइज करके एक्जिमा की टाइप्स डिस्कस करें तो ये भी आपको क्वेश्चन आया हुआ है। 3 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं एक्जिमा को। एक्जिमा और डर्माटाइटिस बिल्कुल सेम चीज़ है। एंडोजिनस एक्जिमा, उसमें एटोपिक एक्जिमा एंड सेबोरिक डर्माटाइटिस आता है, या सेबोरिक एक्जिमा आता है, जिसको आप नॉर्मली जो है वो डेंड्रफ कहते हो। इसमें जो है क्या होता है, ऑयली होती हैं, फ्लेक्स बन रहे होते हैं आपके पास, और एंटी फंगल टॉपिकल आप यूज़ करते हो इसमें, एंड टॉपिकल ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स आप यूज़ करते हो। सेबोरिक डर्माटाइटिस, एटोपिक एक्जिमा या एटोपिक डर्माटाइटिस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्सोजिनस हो सकता है जिसमें इरिटेंट डर्माटाइटिस है, एलर्जिक डर्माटाइटिस है, एंड फोटो एलर्जिक डर्माटाइटिस है, एंड क्रोनिक एक्टिनिक डर्माटाइटिस है। पैटर्न्स एंड मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे आप इनको डिवाइड कर सकते हो। एस्टियोटोटिक, डिस्कॉइड, ग्रेविटेशनल, लाइकन, सिंप्लेक्स एंड पम्फोलिक्स, ये इसकी पैटर्न्स की बेसिस पे एक्जिमा की टाइप्स हैं। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन क्वेश्चन आया हुआ है आपका, तो ये आपने कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट हम जो है वो ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। डर्माटाइटिस herpetiformis का हम ट्रीटमेंट डिस्कस कर चुके हैं कि आपने उसमें ग्लूटेन फ्री डाइट देनी है एंड डेप्सोन देना है। स्केबीज़ में आपने स्केबिसाइडल लोशन यूज़ करने हैं जिसमें परमेथ्रिन है, लिंडेन है, मैराथोन है। और आप जो है सूदिंग या इमोलिएंट्स यूज़ कर सकते हो, या इच के लिए जो है वो टॉपिकल कुछ फॉर्मुलेशंस आती हैं जो इचिंग को जो है वो कम कर देती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। एटॉपिक एक्जिमा एंड सोरियासिस का ट्रीटमेंट जो इसमें सिमिलर फीचर्स हैं वो ये आपके मिड में लिखे हुए हैं ब्लू में। यू हैव टू एजुकेट द पेशेंट, आपने उसको डिजीज़ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। यू हैव टू प्रोवाइड द साइकोलॉजिकल सपोर्ट, क्योंकि यूजुअली ये क्रोनिक डिजीज़ होती हैं, इचिंग इसमें बहुत ज़्यादा होती है और फेस को इन्वॉल्व कर रही होती हैं, तो कॉस्मेटिक इफ़ेक्ट्स होते हैं इनके, ये चीज़ें बतानी है आपने। ट्रिगर्स को रिमूव करना है। आपने अगर अ, कोई चीज़ें हैं ऐसी जिनसे ये चीज़ें बढ़ रही हैं, फॉर एग्जांपल फ़ोटो सेंसिटिविटी हो सकती है उसमें, या कोई हॉट सोप्स सॉरी हॉट वाटर से हो सकता है, सोप्स यूज़ करें, डिटर्जेंट्स यूज़ करें तो उनसे ये इचिंग बढ़ सकती है, आपने यूज़ करनी है। इमोलिएंट्स यूज़ करें, दीज आर बेसिकली मॉइस्चराइजर्स जो आपकी इचिंग को एंड सूदिंग इफेक्ट देते हैं और इचिंग को रिलीव करते हैं, तो ये चीज़ें आपने देनी है। और पेशेंट को ये ज़रूर बता देना है कि जितनी ज़्यादा वो स्क्रैच करेगा उससे सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्टेफ ऑरिस बैठा हुआ है स्किन के ऊपर, उसके इन्फेक्शन होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो स्क्रैचिंग जो है वो अवॉइड करनी है, एमोलिएंट्स यूज़ करने हैं। अच्छा, अगर हम एटॉपिक एक्जिमा की बात करें तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आते हैं टॉपिकल। आप अ, क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आप यूज़ कर सकते हो टॉपिकल। कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर आप यूज़ कर सकते हैं टॉपिकल। दीज आर जो टेक्रोलिमस, सरोलिमस, साइक्लोस्पोरिन एंड ये वाली जो ड्रग्स हैं ये कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स हैं। वेट रैप्स एंड बैंडेजेस यूज़ कर सकते हैं। फोटोथेरेपी विल बी द नेक्स्ट स्टेप। अगर जो है वो टॉपिकल से काम नहीं चलता तो आप यूवीबी लाइट इज़ मोस्ट एफिशिएंट।
इन चिल्ड्रन में जो है वो UVA नहीं यूज़ करते, UVA1 ये सारी चीज़ यूज़ की जा सकती हैं। UVB इज़ बेस्ट इन एटॉपिक एक्जिमा। सिस्टेमिक आप क्या करोगे, अगर इससे ठीक नहीं होता तो आप नेक्स्ट सिस्टेमिक पे चले जाओगे, पेशेंट को एडमिट कर लोगे, पेशेंट को फोटोथेरेपी दोगे वार्ड में, पेशेंट को सिस्टेमिक ड्रग्स दोगे। क्या क्या सिस्टेमिक ड्रग यूज़ हो सकती हैं? रेटिनॉइड्स यूज़ हो सकते हैं, एसिट्रेटिन है, ये आप वही वाले रेटिनाइड्स हैं जो टॉपिकली जो है वो एक्नी के ट्रीटमेंट में भी यूज़ किए जाते हैं एंड ओरली सिस्टेमिक भी यूज़ किए जाते हैं रिफ्रैक्टरी एक्नी में। प्रेडनिसोलोन यूज़ कर सकते हैं, एजाथायोप्रिन यूज़ कर सकते हैं, साइक्लोस्पोरिन, मीथोट्रिक्सेट, दीज आर ऑल इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स। प्रेडनिसोलोन इज़ अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी पता होने चाहिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को, अभी हम डिस्कस करते हैं। इससे ठीक नहीं होता तो वी हैड सम बायोलॉजिकल्स। बायोलॉजिकल्स क्या होते हैं? दीज आर बेसिकली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। ये सेल के रिसेप्टर्स के साथ या उन एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड कर लेती हैं जो ये भी खुद भी एंटीबॉडीज़ हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, और ये एंटीबॉडीज़ और सेल रिसेप्टर के साथ बाइंड कर लेती हैं जो इन्फ्लेमेशन या ऑटो इम्यून फिनोमेना कॉज करवा रहे होते हैं। तो इसमें डुपिलोमैब इज़ यूज्ड इन एटॉपिक एक्जिमा, रिसर्च में ही है ये भी जो है वो एक्सपेरिमेंटल फेज में, क्लिनिकल ट्रायल फेज में। ठीक है। अच्छा, अगर हम सोरियासिस के ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें भी ऑलमोस्ट जनरल आपके स्टेप्स यही होंगे। एजुकेट करना है डिजीज़ के बारे में, सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, रिमूव करना ट्रिगर को, एमोलिएंट्स यूज़ करने हैं टू प्रिवेंट स्क्रैचिंग। टॉपिकली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज़ किए जा सकते हैं, रेटिनॉइड्स टॉपिकल यूज़ किए जा सकते हैं, विटामिन डी एनालॉग्स भी टॉपिकल यूज़ हो सकते हैं। टार यूज़, कोल टार जो होता है उसकी वो यूज़ किया जा सकता है टॉपिकली। फोटोथेरेपी यहाँ पे भी सेम है, UVB एंड PUVA। सिस्टेमिक थेरेपी में सेम है, एडमिट करने आपने इम्यूनोसप्रेसेंट्स देने हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिस्टेमिकली कम रोल है बिकॉज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो थिनिंग ऑफ स्किन करवाते हैं, या आपने उसका साइड इफेक्ट पड़ा होगा। टॉपिकली भी सिस्टेमिक भी दोनों ही जो है वो कम यूज़ की जाती है सोरियासिस में। जितनी ज़्यादा थिनिंग होगी उतनी ज़्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक है यहाँ पे, इसलिए जो है वो अवॉइड किए जाते हैं। फ्यूमेरिक एसिड एनालॉग्स यूज़ किए जा सकते हैं एंड बायोलॉजिकल यूज़ किए जा सकते हैं जिसमें मल्टीपल हैं, इंटरल्यूकिन इनहिबिट के साथ बाइंड करने वाली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, एंटी TNF अल्फा के साथ बाइंड करने वाली हैं। तो इसमें जो है वो आपने याद कर लेना है, इंटरसेप्ट एंड इन्फ्लिक्सी मैप जो है ये बायोलॉजिक्स कल्स में आते हैं। दीज आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। टॉपिकल अगर आप यूज़ करोगे तो वो एट्रोफी करवाएंगे स्किन की, स्ट्राया करवाएंगे, पेटिकिया एम्परपरा बनवाएंगे, स्पाइडर निवाए या ये स्पाइडर एंजियोमा जो होता है, टेलेंजेक्टेसियाज ये बनाएंगे, इन्फेक्शंस का रिस्क इंक्रीज कर देंगे। थोड़ा बहुत सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन भी होता है, अगर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा तो उसकी वजह से क्वेश्चनाइड फीचर्स एंड हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एंड एड्रीनल एक्सिस की सप्रेशन करवाएंगे, जो कि ओरल अगर आप यूज़ करें तो वो भी करवाते हैं। एंड टॉलरेंस या टैकीफिलेक्सिस डेवलप हो सकता है अगेंस्ट टॉपिकल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसके अलावा सिस्टेमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के आपको पता होने चाहिए, उसमें जो है ऑस्टियोप्रोसिस हो सकता है, इन्फेक्शंस के रिस्क इंक्रीज हो सकते हैं एंड ये वाले सारे आपने जो है वो याद करने हैं। डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है या ग्लूकोज इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस वगैरह, ये भी आपको पता होने चाहिए। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स में भेजें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।